Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स को आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आप यहां पर मिस ना करें। तो आज यहां पर जो हमारा करंट इवेंट्स का ये सेशन है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है असेंबली इलेक्शंस 2022। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर वो असेंबली इलेक्शन तो काफ़ी पुराने हो गए, उसको आज आप इतना यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे हो, इतना लेट डिस्कस कर रहे हो। हमें तो ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पता है, लेकिन क्या होता है कि हर एक चीज़ को एक सही समय पर डिस्कस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी स्टेट में यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर सारे के सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर फाइनल हो चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे। और ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन होगा, इसमें हम करंट वाली चीज़ें तो जो है वो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम देखेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है, आपकी अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो आसानी से उन चीज़ों को भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे असेंबली इलेक्शंस के बारे में। देखिए, असेंबली इलेक्शंस के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो असेंबली का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो राज्य में आपको विधानसभा देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी यहाँ पर कहते हैं। तो राज्य की विधानसभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उसको हम यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस जो है वो यहाँ पर कहते हैं। विधानसभा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इलेक्टेड लीडर्स आपको देखने को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलए। एमएलए का मतलब यहाँ पर क्या होता है, विधायक। और इंग्लिश में अगर हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम यहाँ पर विधायक के नाम से जानते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि 2022 की शुरुआत में है ना, 5 हमारे अलग अलग तरीके के स्टेट्स हैं जहां पर आपको इलेक्शन देखने को मिले। जैसे अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट यूपी हो गया, फिर उसके बाद उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर पंजाब देखने को मिलेगा, पंजाब में भी यहाँ पर इलेक्शन हुए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो गोवा में यहाँ पर इलेक्शन हुआ, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मणिपुर में जो है वो इलेक्शन आपको देखने को मिला। थोड़ा सा इलेक्शन के पहले का यहाँ पर इक्वेशन जो है वो आप यहाँ पर समझ लो कि कौन कौन सी पार्टी का रूल था जो इलेक्शन से पहले आपको देखने को मिल रहा था। अगर हम यूपी में देखेंगे, उत्तराखंड में देखेंगे, और यहाँ पर ये दोनों जो स्टेट हैं यहाँ पर बीजेपी पार्टी जो है वो यहाँ पर रूल कर रही थी। पंजाब में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर रूल करती हुई आपको दिखाई दे रही थी। गोवा में और मणिपुर में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बीजेपी पार्टी रूल करती हुई दिखाई दे रही थी। मतलब अगर हम 4 स्टेट यहाँ पर देखते हैं तो 4 स्टेट में जो है वो बीजेपी का रूल था, और पंजाब में अगर आप देखोगे तो वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर रूल कर रही थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि हर 5 साल में जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो इससे पहले 5 साल पहले इलेक्शन हुए थे, और अभी फिर 2022 में यहाँ पर शेड्यूल था, और वो इलेक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कराए गए हैं। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं, पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर डेट्स वगैरह रिलीज की जाती हैं, कौन डेट जो है वो यहाँ पर रिलीज करता है, क्या शेड्यूल होता है इलेक्शन का, उन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक चीज़ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो शेड्यूल ऑफ पोल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके के स्टेट्स मैंने आपको बताए, जैसे मैंने आपको यूपी बताया, ठीक है, मैंने आपको पंजाब बताया, उसके बाद उत्तराखंड मैंने आपको बताया, फिर मणिपुर मैंने आपको बताया, और यहाँ पर गोवा बताया। अच्छा, यहाँ पर जो फोटो लगी हुई है ये पहले के टाइम पीरियड पर, मतलब इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर थे उनकी फोटो देखने को मिल रही है। जैसे यूपी के सीएम कौन थे, योगी आदित्यनाथ जी। पंजाब में अगर आप देखोगे तो चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो कांग्रेस के लीडर थे, मतलब सीएम की पोस्ट पर जो है वो ये काबिज थे। फिर उसके बाद उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो पुष्कर सिंह धामी, और मणिपुर में देखेंगे तो एन बीरेन सिंह, और गोवा में अगर आप देखेंगे तो प्रमोद सावंत। ठीक है, तो ये अलग अलग लीडर्स हैं जो कि अपने अपने स्टेट में जो है वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट यहाँ पर संभाल रहे थे। अब क्या होता है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो काफी बड़े होते हैं। जैसे यूपी के बारे में अगर आप बात करोगे तो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग फेस में इलेक्शन होंगे। मतलब उन्होंने क्या किया कि यूपी में जितनी भी अलग अलग तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनका शेड्यूल अलग अलग कर दिया कि भाई देखो, पहले फेस में यहाँ पर इलेक्शन होंगे,
दूसरे फेज में जो है वो यहाँ पर होंगे। मतलब डेट्स यहाँ पर अलग अलग हो सकती हैं। जैसे पहला देखोगे तो पहला फेज जो था वो 10 फरवरी को था, फिर 14 फरवरी, फिर 20 फरवरी, 23, 27, 3 और मार्च 7, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली जो रिजल्ट यहाँ पर था, इन सभी स्टेट्स के जो इलेक्शन यहाँ पर हुए, इनका सबका रिजल्ट जो है वो 10 मार्च को आपको देखने को मिला। तो अलग अलग फेज में जो है वो इलेक्शन हुआ। जैसे पंजाब में केवल एक ही फेज में हुआ, 14 फरवरी को इलेक्शन हुआ, बाकी कोई इलेक्शन नहीं हुआ। उत्तराखंड में भी अगर आप देखोगे तो एक ही फेज में हुआ, गोवा में भी एक ही फेज में हुआ, मणिपुर में जो है वो 2 फेज में इलेक्शन हुए। पहला जो फेज था वो 28 फरवरी को था और दूसरा जो है वो 5 मार्च को था। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे यूपी में, तो यूपी में 7 फेज में यहां पर इलेक्शन हुए, मतलब कि 7 दिन जो है वो यहां पर वोटिंग हुई अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट आपको देखने को मिलेगा, एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है और उसके बाद पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए क्या है कि सही तरीके से काम हो, इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो अलग अलग फेज में जो है वो इलेक्शन को यहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं, जहां पर जितने की रिक्वायरमेंट होती है उस बेसिस पे यहाँ पर काम होता है। तो शेड्यूल ऑफ पोल्स हेडिंग में अगर हम इस चीज को देखेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा सेड द वोटिंग इन यूपी विल टेक प्लेस इन 7 फेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम February 10। तो मतलब इन्होंने क्या किया कि जो डेट्स यहाँ पर रिलीज होती हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा की जाती हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो अलग अलग तरीके के इलेक्शंस होते हैं, है ना, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाती है। तो पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन कौन से इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, लोकसभा का इलेक्शन हो गया, राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, और फिर उसके बाद जो भी असेंबली इलेक्शंस होते हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसके पास होती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको लग रहा होगा कि सर स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो भी तो यहाँ पर काम करते हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पंचायत के इलेक्शन यहाँ पर करवाते हैं, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, और साथ ही साथ जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, ठीक है, जैसे नगर निगम, नगर पंचायत वगैरह जो है, उसके इलेक्शन यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक चीज ये समझ में आ गया कि जो स्टेट में विधानसभा के इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो डेट्स यहाँ पर कौन अनाउंस करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली, ये सुशील चंद्रा जी, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि भाई वोटिंग जो है वो 7 फेज में होगी यूपी में, और 10 जो यहाँ पर है, मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम 10 फरवरी, मतलब 10 फरवरी से जो है वो यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट होगी। जैसे आप देख सकते हैं पहला फेज 10 फरवरी को था और रिजल्ट जो है वो आपको 10 मार्च को देखने को मिला। मणिपुर में भी अगर हम बात करेंगे तो 2 फेजेस में आपको देखने को मिलेगा, 27 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मणिपुर में बाद में जो है वो डेट थोड़ा आगे पीछे करी गई, 28 फरवरी, और फिर यहाँ पर ये 5 मार्च को जो है वो इलेक्शन देखने को मिला। फिर पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में जो है वो यहाँ पर 14 फरवरी के दिन, ठीक है, जो है वो यहाँ पर इलेक्शन आपको देखने को मिला। और फाइनली जो रिजल्ट यहाँ पर होगा सभी स्टेट्स का, वो किस दिन डिक्लेयर किया जाएगा, वो 10 मार्च को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये सारी की सारी जो अनाउंसमेंट है वो किसने करी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री सुशील चंद्रा जी, उन्होंने यहाँ पर ये अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर करी। अब इसी चीज को अगर हम देखेंगे तो ये चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, है ना। और अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है, वो 403 है ना, मतलब कि 403 सीट्स के लिए यहाँ पर इलेक्शन होगा। फिर पंजाब में अगर आप देखोगे तो 117 हो गया, उत्तराखंड में 70, फिर मणिपुर में 60 और फिर गोवा में 40। अब क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि कहीं इंटरव्यू वगैरह अगर आप देने गए हो, ठीक है, और अगर आप मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि भाई कुछ न्यूज़ वगैरह बताओ, है ना, देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो अगर आप बताते हो कि भाई ये इस तरीके से इलेक्शन वगैरह हुए थे और यहाँ पर इस तरीके से रिजल्ट निकल कर सामने आया, तो एक क्वेश्चन बहुत जो स्वाभाविक सा यहाँ पर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई यूपी में कितनी सीट थी टोटल। तो यूपी में याद रखिएगा विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं हमारे देश में और उसका नंबर है 403। दूसरे नंबर पर पंजाब आपको देखने को मिल रहा है, इसमें यहाँ पर 117 सीट्स हैं। फिर उसके बाद उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर में 60 है और गोवा में आपको 40 सीट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। गोवा अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे तो एरिया वाइज जो है वो गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है। पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम आपको सबसे छोटा स्टेट देखने को मिलेगा। एरिया वाइज सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान है, और अगर पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट देखेंगे तो वो आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 403, 117, 70, 60 और 40 ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको जो है अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर देखने को मिली। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो ये बनता है कि थोड़ा सा हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। तो देखिए पार्ट 15, जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके के पार्ट हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं
तो पार्ट नंबर 2 जो है ना, हमारा जो पार्ट नंबर 2 है उसमें किसके बारे में बात करी गई है, उसमें सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई कि भारत में जो नागरिकता यहां पर होगी उसके बारे में प्रोविजन जो है वो यहां पर लिखे गए हैं। पार्ट 3 में अगर आप देखोगे तो पार्ट 3 में जो है ये आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। पार्ट 4 में अगर आप देखोगे तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में चीजें जो है वो यहां पर बताई गई हैं, जिनको हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहां पर कहते हैं। फिर उसके बाद पार्ट 4 जो ए है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात बताई गई है। पार्ट 5 में अगर आप देखोगे तो इसमें यूनियन, ठीक है, और जो भी उसके ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके बारे में चीजें बताई गई हैं। पार्ट 6 में जो है वो स्टेट्स के बारे में बताई गई है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के पार्ट्स हैं। तो इसी में अगर आप देखोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो वो किस में मेंशन किया गया है, वो पार्ट 15 में मेंशन किया गया है। मतलब भारतीय संविधान के पार्ट 15 में जो है वो इलेक्शंस के बारे में बात की गई है, और उसमें यहाँ पर बात होती है कि हमको एक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कमीशन फॉर दीज मैटर्स। मतलब कि जो भी हमारे देश में इलेक्शंस वगैरह होते हैं उनका यहाँ पर जो पूरा का पूरा काम होगा, जो भी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक कमीशन के पास यहाँ पर होगी, जिसको हम इलेक्शन कमीशन यहाँ पर कहते हैं। इलेक्शन कमीशन was established in accordance with the constitution on 25 जनवरी 1950। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है। और याद रखना कि 25 जनवरी को हर साल हम भारत में नेशनल वोटर्स डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में हमारा जो यहाँ पर दिन होता है वो कब होता है, वो 25 जनवरी को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को यहाँ पर किया गया था। अब अगर बात करेंगे, ये तो हमको ये समझ में आ गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल मतलब ये पार्ट 15 में यहाँ पर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इलेक्शन कमीशन के जो यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 है ना। जैसे आर्टिकल 324 हो गया, 325, 326, ऐसे 329 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग चीजें मेंशन करी गई हैं, उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्या क्या चीजें कौन से आर्टिकल में लिखी गई हैं। बट एज अ होल आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक की जो चीजें हैं वो यहाँ पर किससे रिलेटेड हैं, वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है। जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन के पास यहाँ पर क्या क्या पावर होंगी, है ना, किस तरीके से वो काम करेंगे, वहां पर जो भी ऑफिसर्स होंगे उनका टेन्योर कैसे होगा, उनको अपॉइंट करने की एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर क्या करी गई है, कमीशन से रिलेटेड और उनके मेंबर्स से रिलेटेड, इन सभी आर्टिकल्स में जो है वो यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, कौन से आर्टिकल्स में इलेक्शन के बारे में बात करी गई है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करी गई हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये हैं सारे के सारे आर्टिकल्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि इनके बारे में हमको ये समझना है कि ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि भाई इनमें से ये आर्टिकल जो है वो किसके बारे में बात करता है, या ये बात जो है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत यहाँ पर आती है, या फिर आपको मैच तो कॉलम दे देंगे, आर्टिकल मेंशन कर देंगे और उसमें क्या चीजें मेंशन करी गई हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन आर्टिकल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम देखेंगे कि आर्टिकल 324 में यहां पर क्या मेंशन है, तो यहां पर यह बोला गया है कि जो भी यहां पर सुपरिटेंडेंस होगा, डायरेक्शन होगा, कंट्रोल होगा इलेक्शंस का, मतलब भारत में जो भी यहां पर इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे उसका जो सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है, वो यहां पर पूरा का पूरा किसके पास होगा, वो इलेक्शन कमीशन के पास होगा, है ना। अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो वो इलेक्शंस कौन से होंगे, वो आपके पंचायत के इलेक्शंस होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इलेक्शन यहां पर होता है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास देखने को मिलती है। तीसरी बात बताई गई है कि आर्टिकल 325 में, मतलब सेकंड जो बात यहां पर है, नॉट तीसरी, है ना, दूसरी बात जो यहां पर बताई गई है वो आर्टिकल 325 के बारे में बोली गई है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उसके रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और सेक्स के बेसिस पे यहां पर क्या है कि उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि तुम यहां पर वोट नहीं डाल सकते हो। ठीक है, सब लोगों को यहां पर वोटिंग के राइट्स हैं। जिनकी भी उम्र यहां पर 18 साल यहां पर कंप्लीट हो चुकी है ना, 18 साल या उससे ज्यादा जिसकी भी एज होती है वो सभी लोग यहां पर वोटिंग डाल सकते हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, पहले हमारे देश में जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी, है ना, 21 साल के लोग जो है वो यहां पर वोट डाल सकते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको यहां पर कम किया गया,
बाद में ये 18 साल हो गया और आपसे क्वेश्चन ये बनता है पेपर में कि ये जो 21 साल से 18 साल यहाँ पर वोटिंग एज करी गई थी, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत करी गई थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार है उसके तहत किया गया था। तो ये था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। ठीक है, उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो राजीव गांधी जी जो थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, 21 साल से 18 साल जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा जो डेट है या जो एज आप ये कह सकते हैं उसको यहाँ पर कम कर दिया था। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1989, इसके तहत यहाँ पर ये चीज आपको बताई गई है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 326 के बारे में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। ठीक है, एडल्ट सफरेज का मतलब वही जो हम बात करते हैं ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, कि एक पर्टिकुलर यहाँ पर एज होगी, उस एज को जिसने कंप्लीट कर लिया है ना, और या उसके ऊपर जिसकी एज यहाँ पर हो चुकी है, उनको सबको वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। 325 में बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और यहाँ पर 326 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो सभी लोग जिन्होंने वोटिंग एज को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है उनको सबको वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद 327 अगर हम देखेंगे आर्टिकल 327, तो इसमें पार्लियामेंट के पास आपको अधिकार देखने को मिलेगा टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, जो भी विधायिका के लिए यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं उसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं, कोई बदलाव करना है, कोई नई चीज यहाँ पर ऐड करनी है, तो वो सब चीजें जो है वो संसद के पास अधिकार में आपको देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 328 अगर हम देखेंगे, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। तो जो भी यहाँ पर स्टेट के कोई इलेक्शन है, अगर उसमें कोई यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बदलाव करना है, तो वो लेजिस्लेचर के पास जो है, जो स्टेट का है उसके पास पावर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 329 यहाँ पर ये बोला गया है कि मान लीजिए कि कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स हैं, है ना, अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर क्या है कि कोर्ट जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, मतलब कि वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर कोर्ट में नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट में चली जाएंगी तो आपको पता है कि पेंडेंसी रेट जो है वो कोर्ट में केसेस का बहुत ज्यादा है ना, बहुत टाइम तक जो है वो केसेस यहाँ पर पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, और बहुत टाइम अगर यहाँ पर लगेगा तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी। इस वजह से यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट जो है वो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये हो गए आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक की चीजें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 329 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 326, 325 और 324, ये 4 आर्टिकल जो है वो सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसमें क्या चीजें जो है वो मेंशन करी गई हैं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आता है मन में तो कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, मैं उनको जरूर आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका स्ट्रक्चर क्या है ना, मतलब इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, है ना, उस बेसिस पे ये लोग काम करते होंगे। तो वो जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इलेक्शन कमीशन का, वो यहाँ पर क्या है। Originally the commission had only one election commissioner, but after the election commissioner amendment act 1989 it has been made a multi-member body। मतलब पहले क्या होता था, केवल एक ही आपको जो है वो इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना, मतलब एक ही इलेक्शन कमिश्नर जो है वो होते थे। जैसे अगर हम पहली बात करेंगे कि पहले हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम क्या है, ठीक है, स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि 1989 में अमेंडमेंट किया गया है। 1989 में ही क्यों अमेंडमेंट किया गया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो वोटिंग एज थी पहले 21 साल थी, अब 18 साल कर दी है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी पॉपुलेशन इसके अंतर्गत इंक्लूडेड यहाँ पर हो गई, तो अब काम बहुत बढ़ गया। और कई बार क्या होता था कि जो इनके द्वारा डिसीजन वगैरह लिए जाते थे उस पर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठाते थे। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया कि उसको हमने जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी जो है वो यहाँ पर कर दिया। मल्टी मेंबर बॉडी मतलब आज के टाइम पीरियड पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको देखने को मिलेंगे और 2 आपको इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो पहले केवल एक ही मेंबर यहाँ पर होता था, लेकिन अब यहाँ पर टोटल 3 मेंबर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने ये वाला पॉइंट जो है मेंशन कर दिया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसको हम यहाँ पर CEC कहेंगे, और 2 यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनको हम यहाँ पर EC कहते हैं। अच्छा, इनकी पावर्स में जो है वो कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये थोड़ा सीनियर ऑफिसर होते हैं, इसलिए इनको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो यहाँ पर कहते हैं। द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन इज लोकेटेड इन दिल्ली, मतलब इनका जो ऑफिस वगैरह आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पर है, ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, जो कि भारत की राजधानी है।
एट द स्टेट लेवल, अगर ये तो सेंट्रल लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है, स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन इज हेल्ड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज एन आईएएस रैंक ऑफिसर। तो यहां पर क्या होता है कि स्टेट लेवल पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन वगैरह होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए एक चीफ इलेक्टोरल, मतलब जैसे अगर आप बात करेंगे तो जैसे स्टेट लेवल पर, मतलब कि यहां पर जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है ना, लेकिन इसको स्टेट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो स्टेट लेवल पर अगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काम करना है तो इनकी मदद लगेगी, जो उस पर्टिकुलर स्टेट के लोग यहाँ पर मदद करेंगे। तो वो पर्सन जो यहाँ पर स्टेट ओरिएंटेड होता है, जो उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है, जिसको उस स्टेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद करेगा। और ऐसे ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑफिसर को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहते हैं, जो कि एक आईएएस रैंक का ऑफिसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर स्टेट लेवल पर किसी भी तरीके की मदद यहाँ पर चाहिए, किसी भी तरीके का गाइडेंस अगर चाहिए, तो उसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो यहाँ पर मदद करेंगे, और ये एक आईएएस रैंक का ऑफिसर आपको देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, भारत का जो राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगा, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और जो भी यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट करता है। आज के टाइम पीरियड पर जो ये फोटो में देखने को मिल रहे हैं, इनका नाम है श्री सुशील चंद्रा, ठीक है। तो ये आपको सुशील चंद्रा जी देखने को मिलेंगे, जो आज के टाइम पीरियड पर क्या है, ये आज के टाइम पीरियड पर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वीडियो आप बाद में देख रहे हो, है ना, तो हो सकता है कि ये पोस्ट यहाँ पर चेंज हो गई हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें यहाँ पर अपडेट रखनी है, ठीक है। अदरवाइज आप यही याद कर लोगे तो फिर कैसे काम बनेगा, ठीक है। चलिए, दे हैव ए फिक्स टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। 6 साल का उनका टेन्योर होता है, और या फिर 65 ईयर। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई इलेक्शन कमिश्नर वगैरह जो हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका यहाँ पर टेन्योर कितना होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो या तो 6 साल का होगा या तो 65 ईयर का होगा। अब एक बात समझो, अगर मान लीजिए कि एक इंसान है जो 59 ईयर्स में यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर बनता है, ठीक है, और एक इंसान जो है वो यहाँ पर 62 ईयर का बनता है, तो अगर हम देखेंगे तो 6 साल का टेन्योर है, तो 6 साल का टेन्योर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आप एक चीज ये भी देख सकते हैं, इसको 59 की जगह पे 58 कर लो, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये 58 हो गया, तो 58 है तो 6 साल पूरा टेन्योर मिलेगा, क्योंकि 6 साल अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये 64 है, मतलब मैक्सिमम जो एज है वो 65 है। 65 से ज्यादा आप यहाँ पर नहीं रह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे इस इंसान को देखोगे तो ये 62 ईयर्स के हैं, तो अब इनको 6 साल का टेन्योर मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि 68 हो जाएगा, तो इनको 3 साल का टेन्योर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये 65 पहले ही हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि या तो 6 साल का मिलेगा आपको, या तो 65 ईयर तक का मिलेगा, जो भी पास में होगा, है ना। तो जो भी पास में होगा तो उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या है, इनका जो टेन्योर होता है वो यहाँ पर डिसाइडेड होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो चीजें लिखी गई हैं। दे एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी एंड पीक्स एज अवेलेबल टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब इनका जो लेवल यहाँ पर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके बराबर लेवल होता है, उनके बराबर इनकी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस फॉर बाई पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप उनको हटाना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या है कि इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर, है ना, कि वो अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे या कोई मिसबिहेव किया है जिसको यहाँ पर प्रूव कर दिया गया है, तो उसके बेसिस पे सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, हटाया जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यहाँ पर हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना कोई मतलब आम काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ना, कि पहले यहाँ पर क्या होगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर कमेटी बनेगी, फिर जांच होगी, फिर इस तरीके से वोटिंग होगी, फिर सेम चीज जो है वो अगले जो सदन है वहां पर भेजी जाएगी, तो काफी डिफिकल्ट काम यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनको हटाना जो है वो किसके बराबर है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जैसे रिमूव यहाँ पर किया जाता है ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर इनको रिमूव कर सकते हैं। फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये आज के टाइम पीरियड पर हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। मैंने इससे पहले आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो श्री सुशील चंद्रा जी के बारे में यहाँ पर बताया था। ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं और इनका नाम यहाँ पर क्या है, श्री राजीव कुमार, ठीक है। ये जो पर्सनालिटी आपको देखने को मिल रहे हैं इनका नाम क्या है, श्री राजीव कुमार। मैंने आपको बताया था एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और एक इलेक्शन कमिश्नर जो है इनका नाम है श्री राजीव कुमार, जो आपको फोटो में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं, एक ये भी हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है श्री अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। तो ये अनूप चंद्र पांडे जी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आज के टाइम पीरियड पर हमारे इलेक्शन कमिश्नर
जो दो हैं उनमें से एक ये भी है, ठीक है। तो ये इनका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको ये बताया कि भाई जो भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनको जैसे रिमूव यहां पर किया जाएगा, उसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके मेंबर्स को और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको यहां पर रिमूव किया जाता है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि जो प्रोसीजर ऑफ रिमूवल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो यहां पर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर जो है कई बार एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से सवाल जो है वो पूछे गए हैं, तो इनको एक बार हम देख लेते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब जिसको हम यहां पर सीएजी बोलते हैं। आज के टाइम पीरियड पर हमारे जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उनका नाम क्या है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है, क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसके पहले गवर्नर भी बने थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आज के टाइम पीरियड पर, लेकिन उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीएजी की यहाँ पर आ गई है, ठीक है, क्योंकि वहां पर श्री मनोज सिन्हा जी जो है उनको जम्मू एंड कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू द मोशन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब कि पार्लियामेंट में जो यहाँ पर रिजोल्यूशन लाया गया है ना, या जो मोशन यहाँ पर अडॉप्ट करी गई है वो किस बेसिस पे होगी, वो प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पे जो है वो यहाँ पर मोशन यहाँ पर स्टार्ट करी जा सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सबको प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर पार्लियामेंट से जो है पार्लियामेंट की मदद से जो है वो रिमूव यहां पर किया जा सकता है। रिमूवल रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो कि यहां पर क्या है, ये 300 लोग हैं टोटल उस पर्टिकुलर हाउस में, ठीक है, 300 लोग जो हैं वो टोटल हाउस में हैं। अब इसमें से बोला जा रहा है कि 2/3 मतलब कि 300 का 2/3 जो है वो यहां पर प्रेजेंट हो और वोटिंग करें, ठीक है। 2/3 का मतलब यहां पर क्या हुआ कि 2/3 का मतलब अगर हम देखेंगे तो टोटल 200 लोग जो है वो यहां पर वोटिंग के लिए यहां पर अवेलेबल होने चाहिए। अभी इन 200 लोगों में से जो टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है, इसकी मेजॉरिटी यहां पर कितनी बनेगी, 151 की ना, 151 की मेजॉरिटी बनेगी। तो 200 लोगों में से अगर 150 लोग बोलते हैं 151, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मतलब 151 जैसे बोला जा रहा है ना कि सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 300, उसमें से 200 लोग यहां पर प्रेजेंट होने चाहिए वोटिंग के लिए, और इन 200 में से 151 लोगों को यहां पर बोलना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है इनको यहां पर रिमूव किया जाए। तो काफी डिफिकल्ट काम है, आप देख ही सकते हैं, 300 में से 200 मिनिमम होने चाहिए प्रेजेंट वोटिंग के लिए, और इन 200 में से 151 लोगों को यह बोलना पड़ेगा कि हम इनको यहां पर रिमूव कर देते हैं। तो ये काफी डिफिकल्ट काम होता है, मतलब ऐसा कोई रिमूव आज तक यहां पर नहीं किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इंपीचमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस, सीएजी एंड सीईसी, है ना, क्योंकि जो इंपीचमेंट जो शब्द होता है ये केवल हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि जो प्रेसिडेंट यहां पर होते हैं जब उनको हम यहां पर रिमूव करते हैं ना, तो प्रेसिडेंट के लिए ही हम केवल इंपीचमेंट शब्द का यहां पर प्रयोग करते हैं, इनके लिए जो है वो इंपीचमेंट शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाता। तो इस पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से यहां पर याद रखना है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, जितना भी मैंने अभी तक आपको यहां पर चीजें डिस्कस करी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहां पर बोला जा रहा है कि द टर्म इंपीचमेंट इज ओनली यूज्ड फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट which require the special majority of 2/3 members of the total strength of the both the houses which is not used elsewhere, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये बोला जा रहा है कि इसमें यहां पर क्या है कि जैसे जो भी वोटिंग वगैरह होगी ना उसमें से 2/3 जो मेंबर्स हैं वो यहां पर बोलने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पर 300 है, ठीक है, तो 300 में से अगर 2/3 की बात करेंगे तो 200 हो गए, तो 200 लोगों को यहां पर बोलना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट को यहां पर रिमूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि इंपीचमेंट वाली जो चीजें होती हैं वो केवल प्रेसिडेंट के केस में यहां पर यूज की जाती हैं, है ना, और इसका यहां पर कोई भी यूज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है, जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। और 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ द हाउसेस विच इज नॉट यूज्ड एल्सवेयर। तो दोनों केसेस में यहां पर लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, ठीक है, तो दोनों जगह पे 2/3 यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये कहीं और यूज नहीं होगा, ये केवल प्रेसिडेंट के केस में यहां पर यूज किया जाता है। और जो इंपीचमेंट होता है वो शब्द भी हम केवल प्रेसिडेंट को हटाने के लिए यहां पर यूज करते हैं। बाकी वो मोशन जो है वो लगभग सिमिलर ही आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि इंपीचमेंट जो शब्द होता है वो केवल हम प्रेसिडेंट के लिए यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहां पर क्या होता है कि जब भी यहां पर इलेक्शंस वगैरह जो है वो यहां पर अनाउंस किए जाते हैं तो आपको पता है कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम यहां पर आचार संहिता जो है वो यहां पर कहते हैं, ठीक है। आचार संहिता, जैसे आपने सुना होगा ना
कि अब आचार संहिता जो है वो इलेक्शन की डेट यहाँ पर अनाउंस हो गई है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आचार संहिता जो है वो आपको लागू होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कब से यहाँ पर अप्लाई होती है, तो याद रखिएगा जब यहाँ पर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि डेट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है, उस टाइम पीरियड से क्या होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो यहाँ पर इन्फोर्स हो जाएगा, और कब तक यहाँ पर रहेगा, जब तक रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया जाता, ठीक है। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आचार संहिता जो है वो आपको फोर्स में देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन भी जो है ना, डेट जिस दिन से अनाउंस होती है उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में जो है वो डायरेक्टली पूछा गया, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो होता क्या है? सो द एमसीसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट प्रायर टू द इलेक्शन। मतलब कि इलेक्शंस के पहले जो भी अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो भी अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए कि क्या वो सही तरीके से जो इलेक्शन प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए जो यहाँ पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर इशू किया जाता है। It helps election commission in keeping with the mandate it has been given under the article 324 of the constitution, which gives it the power to supervise and conduct free and fair election to the parliament and the state legislature। तो आर्टिकल 24 में 324 में मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया था कि आर्टिकल 324 जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को पावर देती है कि भाई उसका सुपरिटेंडेंस करे, उसको यहाँ पर जो है वो कंडक्ट करे। कैसा कंडक्ट करना है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना, मतलब उसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? वो इलेक्शन कमीशन के पास है। चाहे वो आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके पास देखने को मिल रही है? इलेक्शन कमीशन के पास देखने को मिल रही है। तो उन्हीं चीज़ों को फुलफिल करने के लिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं। The MCC is operational from the date on which the election schedule is announced until the date of result announcement। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि MCC जो है वो यहाँ पे कब से लेकर कब तक यहाँ पर ऑपरेशनल आपको देखने को मिलेगा, जब डेट यहाँ पर अनाउंस की जाती है, और कब तक रहती है, जब तक यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर रिटर्न भी है और बाकी मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद ये जो एमसीसी है जिसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, ये इवॉल्व कैसे हुई? क्योंकि स्टार्टिंग से जो है वो हमारे यहाँ पर इलेक्शन जो देश में होते हैं ना, उसमें एमसीसी का प्रोविजन आपको देखने को नहीं मिलता था। तो चीजें क्या है? इवॉल्व हुई हैं। तो द ओरिजिन ऑफ द एमसीसी लाई इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ केरला इन 1960। याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि एमसीसी जो है वो यहाँ पर कौन से पर्टिकुलर असेंबली इलेक्शन के तहत यहाँ पर इवॉल्व हुई, है ना, उसके बारे में सोचा गया। तो केरला में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे 1960 में, वहां पर जो है एमसीसी का पॉइंट जो है वो देखने को मिला। व्हेन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल एक्टर्स, मतलब कि जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे, क्या क्या चीजें जो है वो काम करती हुई दिखाई देंगे। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहां पर स्टेट उस टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर काम कर रहा था, उसने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, उनके ऊपर जो है वो रेगुलेशंस जो हैं वो देखने को मिले। सब्सिक्वेंटली इन द लोकसभा इलेक्शन इन 1962, याद रखना इससे पहले जो है वो केरला के जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें एमसीसी यूज किया गया था 1960 में, लेकिन 1962 का जो यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन था, द ECI सर्कुलेटेड द कोड टू ऑल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इट वाज होल हार्टली फॉलोड। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1962 का जो लोकसभा इलेक्शन यहाँ पर हुआ था उसमें एमसीसी की तरह कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो यहाँ पर सर्कुलेट किए गए कि सभी जो रिकॉग्नाइज यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको यहाँ पर इसको फॉलो करना है, स्टेट गवर्नमेंट को इसको फॉलो करना है, और सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर फॉलो किया। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। इट वॉज इन 1991 after repeated flouting of the election norms and continued corruption, the election commission decided to enforce the MCC more strictly। मतलब इसमें क्या हो रहा था कि लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे कि गलत तरीके से जो है वो यहाँ पर इलेक्शन प्रैक्टिसेस यहाँ पर कंप्लीट कर रहे थे, करप्शन वगैरह भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा था। कई सारे ऐसे प्रोविजन थे जो कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन किए गए थे, उसको सही तरीके से नहीं मान रहे थे, और इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर डिसाइड किया कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको और यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 1991 के बाद जो है इसके ऊपर ये फोकस किया गया कि जो एमसीसी है इसके ऊपर हम और अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करेंगे।
अब एमसीसी जो है वो 8 तरीके के अलग अलग प्रोविजंस जो है वो यहां पर कंटेन करता है। मतलब एमसीसी में आपको 8 अलग अलग तरीके की चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जिनको यहां पर ये चाहता है इलेक्शन कमीशन कि आप इन चीजों को जो है वो सही तरीके से यहां पर फॉलो करें। अब इसमें अगर मान लीजिए कि पहली चीज अगर हम देखते हैं, जो ये 8 प्रोविजंस यहां पर आपको दिए गए हैं एमसीसी में, जो आपको फॉलो करने होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें एक है जनरल कंडक्ट। जनरल कंडक्ट का मतलब जो आपको फॉलो करना है, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अगर आप यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हो, है ना, मतलब जैसे अब अपोजिशन हो अगर आप, ठीक है, तो आप सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करोगे ही। तो क्रिटिसिज्म जो भी होगा पॉलिटिकल पार्टीज का, याद रखिएगा वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, वो उनकी पॉलिसीज से रिलेटेड होना चाहिए, उनके प्रोग्राम से रिलेटेड होना चाहिए, जो भी पास्ट रिकॉर्ड है उससे रिलेटेड होना चाहिए, और उनके काम से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्या करना है कि उनको क्रिटिसाइज करना है। अभी ये नहीं कि आप पर्सनली जो है वो सबको यहाँ पर क्या करने लग गए, एक अलग तरीके से यहाँ पर क्रिटिसाइज आप करने लग गए। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अगर आप यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हो तो उनके जो पुराने काम है, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके बेसिस पे आप उनको क्रिटिसाइज करोगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्या करते हो कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, है ना, आप यहाँ पर अगर वोट लेने की कोशिश कर रहे हो, है ना, कि आप यहाँ पर जाकर ये कह रहे हो कि भाई मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, आप सभी मेरी जाति वाले, मेरे धर्म वाले मेरे को वोट दो, तो ये बिल्कुल यहाँ पर टोलरेट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। मतलब ये चीजें जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर गलत है। क्रिटिसाइजिंग कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अनवेरिफाइड रिपोर्ट, है ना, कि मतलब कुछ भी आपने एलिगेशंस उनके ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिए जो सही नहीं है, तो ये चीज भी यहाँ पर गलत है। फिर उसके बाद अगर आप वोटर्स को यहाँ पर पैसे देते हो, ब्राइब देते हो, उनको डराते धमकाते हो, है ना, कि अगर हमको वोट नहीं दिए तो तुम्हारी खैर नहीं, तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर क्या है कि पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। अगर ऐसा कोई यहाँ पर करता है तो इलेक्शन कमीशन जो है उनके अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन ले सकता है। दूसरी बात है मीटिंग्स। मीटिंग्स में बोला जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको यहाँ पर जो लोकल पुलिस है, ठीक है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ पर किस समय किस जगह पर कोई मीटिंग या कोई रैली वगैरह यहाँ पर करने वाले हो, ताकि यहाँ पर क्या करें कि जो पुलिस है वो लोग यहाँ पर सही तरीके से जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर मैनेज कर पाए, है ना। अभी एकदम से आप आ जाओगे कि भाई चलो हम यहाँ पर मीटिंग करेंगे, यहाँ पर रैली करेंगे, तो वो चीज़ें पॉसिबल यहाँ पर हो नहीं पाएंगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि उनको यहाँ पर पहले से इन्फॉर्म करोगे तो सारी सिक्योरिटी वगैरह जो है वो चीज़ें यहाँ पर ये मेंटेन कर पाएंगे। फिर उसके बाद है जो भी प्रोसेशंस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो उनका जैसे मान लीजिए कि काफिला वगैरह यहाँ पर निकलता है, इफ 2 और मोर कैंडिडेट्स प्लान प्रोसेशंस अलोंग द सेम रूट, अगर सेम तरीके का यहाँ पर उनकी जो काफिला है वो निकल रहा है या उनकी जो रैली है वो सेम तरीके से निकल रही है, सो ऑर्गेनाइजर मस्ट एस्टेब्लिश अ कॉन्टेक्ट इन एडवांस टू इंश्योर दैट द प्रोसेशन डू नॉट क्लैश, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि एक तरफ जो है एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जा रहे हैं, एक तरफ से दूसरी सामने वाले आ गए, है ना, बोले तुमको हटना पड़ेगा हमारे रास्ते से, सामने वाले कह रहे हैं नहीं नहीं हम पहले आए हैं, तुमको हटना पड़ेगा, तो लड़ाई हो जाएगी। तो इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन से पहले जो है वो दंगे हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उनको पहले से अगर पता रहेगा तो फिर वो क्लैश जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, रास्ता वगैरह डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कैरिंग एंड बर्निंग, जो भी यहाँ पर एफिजीज होते हैं रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट अलाउड, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, एफिजीज मतलब जैसे पुतले नहीं होते हैं कि पुतले जला दिए। अभी सामने से क्या हो रहा है कि दूसरी पार्टी वाले आ रहे हैं, इधर पार्टी वाले ने क्या कर दिया कि देखे अच्छा ये वाले मंत्री जी हैं इसमें, है ना, या ये वाले लीडर आपको देखने को मिले, तो बोले वो वाला जो है वो पुतला लेके आओ, तो पुतला फूंक दिया आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो अलाउ नहीं होती है, प्रोसेशंस वगैरह में, काफिले में, रैली वगैरह में ये सब चीजें आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं। पोलिंग डे में बोला गया है जब आप वोट डालने जाओगे, ऑल अथोराइज पार्टी वर्कर्स एट पोलिंग बूथ शुड बी गिवन सुटेबल बैजेस और आइडेंटिटी कार्ड। अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि हमारे इलेक्शन में ये चीजें यहाँ पर इंश्योर की जाती है कि जैसे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है कि सही तरीके से वोटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कोई गलत चीजें तो नहीं हो रही है, उन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना उनके वर्कर्स को वहां पर अपॉइंट किया जाता है, तो उनको बैजेस वगैरह प्रोवाइड करो। आइडेंटिटी स्लिप सप्लाइड बाय देम टू वोटर शैल बी ऑन प्लेन व्हाइट पेपर एंड शैल नॉट कंटेन एनी सिंबल, नेम ऑफ द कैंडिडेट और द नेम ऑफ द पार्टी, है ना। मतलब किसी भी पार्टी को जो है वो यहाँ पर आपको प्रमोट नहीं करना है, तो ये चीज आपको यहाँ पर इंश्योर करनी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, पोलिंग बूथ्स के बारे में बात हो रही है कि ओनली वोटर्स एंड दोज विद अ वैलिड पास फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन आर अलाउड टू एंटर पोलिंग बूथ, ठीक है। जिनके पास यहाँ पर वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह होता है ना, जो वोटर वाले, तो वो अगर किसी के पास होंगे तभी यहाँ पर एंट्री हो सकती है, या वैलिड जो आईडी प्रूफ वगैरह होते हैं वही होंगे तभी आप यहाँ पर जो है एंट्री कर सकते हो। ऑब्जर्वर से द इलेक्शन कमीशन विल अपॉइंट ऑब्जर्वर टू हुम एनी कैंडिडेट्स मे रिपोर्ट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। तो ऑब्जर्वर बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं कि अगर आपको लगता है कि भाई इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है,
तो आप यहां पर क्या करोगे, उनको जाकर उस प्रॉब्लम के बारे में जो है वो यहां पर इन्फॉर्म कर सकते हो। फिर उसके बाद है इलेक्शन मैनिफेस्टोस। इलेक्शन मैनिफेस्टोस का मतलब जैसे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से संकल्प जो पत्र होते हैं, है ना, कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस तरीके से अपनी पॉलिसीज जो है वो यहां पर आगे बढ़ाने वाली है, उनके बारे में जो है वो इलेक्शन मैनिफेस्टोस हम उनको कहते हैं। एडेड इन 2013 दीज गाइडलाइंस प्रोहिबिट, ठीक है, ये पहले जो है वो ऐड नहीं किया गया था, इसको 2013 में ऐड किया था इलेक्शन मैनिफेस्टो। दीज गाइडलाइंस प्रोहिबिट पार्टीज फ्रॉम मेकिंग प्रोमिसेस दैट एक्सर्ट एन अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द वोटर एंड सजेस्ट दैट मैनिफेस्टोस ऑल्सो इंडिकेट द मीन्स टू अचीव प्रोमिसेस, ठीक है, मतलब आपको कुछ ऐसे वादे नहीं करने हैं जो झूठे वादे हों, ठीक है, क्योंकि जो मैनिफेस्टो में आपने चीजें यहां पर लिखी हैं उनको हमें क्या करना है, उन प्रोमिसेस को जो है वो फुलफिल भी करना होता है। तो आप ऐसे कुछ प्रॉमिस यहां पर मत करिए जिसकी वजह से क्या है कि भाई गलत प्रॉमिस है ना, मतलब फेक प्रॉमिस आप यहां पर कर रहे हो, तो फिर उससे जो है वो कोई बेनिफिट यहां पर नहीं होगा। तो इस बात को भी हमको यहां पर इंश्योर करना है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी आपको पावर में देखने को मिल रही है, द एमसीसी इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन 1979 रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द पार्टी इन पावर। मतलब अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहां पर पावर में है तो उसके पास एडवांटेज होगा, कैसे कैसे वो चीजों का सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। उनके पास बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे, बहुत सारे यहां पर रिसोर्सेज होंगे जिनको वो अपनी रैलीज वगैरह में यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, तो ऐसे तो उनको एडवांटेज यहां पर मिलेगा। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए बोला गया है कि मिनिस्टर्स मस्ट नॉट कंबाइन ऑफिशियल विजिट विद इलेक्शन वर्क और यूज ऑफिशियल मशीनरी फॉर द सेम, है ना, कि मतलब ऑफिस के काम से जा रहे थे तो एक रैली भी अटेंड कर दी, ऑफिसर्स जो आपके साथ यहां पर जा रहे हैं उनको भी आप यहां पर इलेक्शन में यहां पर इन्वॉल्व कर रहे हो, तो ये सब चीजें यहां पर नहीं होंगी। जो भी इलेक्शन का काम होगा उसको सेपरेट रखना होगा, उसमें आप ऑफिशियल मशीनरी का यहां पर कोई भी प्रयोग नहीं करने वाले हो। ऑफिशियल मशीनरी मतलब जो भी यहां पर लोग हैं या गाड़ी वगैरह होती है, सब चीजें यहां पर इंक्लूडेड है। द पार्टी मस्ट अवॉइड advertising at the cost of the public exchequer or using official mass media for publicity on achievement to improve the chances of victory in the election, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो भी यहां पर सरकार के पैसे, जो जनता के पैसे सरकार के पास हैं, उनका प्रयोग करके, है ना, आप यहां पर क्या करोगे, इलेक्शन वगैरह में अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो नहीं करोगे, है ना। अब उसके बाद यहां पर क्या करने लग गए कि आप यहां पर जो मीडिया है, ठीक है, जैसे दूरदर्शन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह हो गया, इन सब चीजों का प्रयोग करके आप यहां पर क्या करोगे कि वहां पर पब्लिसिटी स्टंट नहीं करोगे कि भाई उससे आपको क्या है कि इलेक्शन में बेनिफिट यहां पर हो। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है पार्टी इन पावर जो होती है उसके ऊपर हम यहां पर क्या करते हैं कि रोक लगाते हैं। तो इस बात को आपको यहां पर समझाया गया है। तो आई होप ये सारी चीजें जो है वो आपको यहां पर क्लियर हो रही होंगी और सब चीजें आपको अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आ रही होंगी। तो मैंने आपको अलग अलग पॉइंट यहां पर बताए, ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए, फिर ये 4 हो गया, 3, 7 और ये 8। तो ये 8 चीजें जो है वो यहां पर किसमें इंक्लूडेड है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो है वो यहां पर इंक्लूडेड है। 8th पॉइंट को अगर हम यहां पर और थोड़ा कंटिन्यू करें, मिनिस्टर्स एंड अदर अथॉरिटीज मस्ट नॉट अनाउंस एनी फाइनेंशियल ग्रांट, है ना। इलेक्शन के दौरान आप यहां पर क्या है कि कोई भी चीज जो है ग्रांट नहीं अनाउंस करोगे, और प्रॉमिस एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहां पर आपको इन्फोर्स होती हुई दिखाई देती है तो उस टाइम पीरियड पर सरकार जो है वो कोई नई चीजें जो है वो यहां पर अनाउंस नहीं करेगी जिससे लोगों का भला हो, नहीं तो लोगों को क्या लगेगा कि ये सरकार हमारे लिए कर रही है, तो वोटिंग जो है वो यहां पर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस यहां पर होती हुई देखने को मिलती है। Other parties must be allowed to use public spaces and rest houses and these must not be monopolized by the party in power, ठीक है, मतलब जो पब्लिक प्लेसेस वगैरह होते हैं, जो भी रेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, उनको दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी यहाँ पर यूज कर सकती हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो पार्टी केवल पावर में है केवल वही उन चीजों का यहाँ पर प्रयोग करेगी। तो इस तरीके के जो यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं, और इन सब चीजों को जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी दूसरे कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलते हैं, उनको यहाँ पर फॉलो करना होता है। अब जो ये एमसीसी है इसके लीगल इन्फोर्समेंट के बारे में बात करेंगे। अगर मान लो कि अगर कोई सब चीजों को यहां पर फॉलो नहीं करता है तब यहां पर क्या होगा, है ना, क्या कोई सजा मिलेगी, किस तरीके से यहां पर चीजें होंगी, तो अब लीगल इन्फोर्समेंट के बारे में हम बात करेंगे। दो एमसीसी डज नॉट हैव एनी स्टैच्यूटरी बैकिंग, स्टैच्यूटरी बैकिंग मतलब किसी कानून के तहत इसको यहां पर नहीं बनाया गया है। इट हैज कम टू एक्वायर स्ट्रेंथ इन द पास्ट डिकेड बिकॉज ऑफ इट स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बाय द इलेक्शन कमीशन। अब इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस इसलिए होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 1990s के बाद जो है इसका इन्फोर्समेंट बहुत सही तरीके से करा, इसलिए लोगों को इसके बारे में जो है वो बहुत इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिली है। सर्टेन प्रोविजन ऑफ एमसीसी मे बी इन्फोर्स थ्रू इन्वोकिंग करस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन अदर स्टैट्यूट्स सच एज द इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अब जो एमसीसी में चीजें यहां पर मेंशन करी गई हैं किसी कानून के तहत तो बनाई नहीं गई हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई चीज जो है अगर आप उसको इन्फोर्स करना चाहते हो तो इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इन सब चीजों में उसको मेंशन करके उसको आप लीगली जो है
वो इन्फोर्स कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई स्टैच्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई कानून यहाँ पर नहीं बनाया गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि उन चीज़ों को इन्फोर्स करना उतना अच्छा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब लीगल कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर इन पर्टिकुलर एक्ट में हम उन चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर इन्फोर्स होती हुई दिखाई देंगी। 2013 में अगर आप देखोगे, द स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस रिकमेंडेड मेकिंग द एमसीसी लीगली बाइंडिंग एंड रिकमेंडेड दैट द एमसीसी बी मेड अ पार्ट ऑफ द आरपीए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कमिटीज यहां पर थी, है ना, जो कमिटी आपको देखने को मिलेगी पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं ये दो मिनिस्ट्री हैं, है ना, एक तो ये पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस हो गई, और लॉ एंड जस्टिस वाली जो मिनिस्ट्री है उसने यहां पर ये बोला था 2013 में कि भाई एमसीसी को हम यहां पर क्या करते हैं कि आरपीए 1951 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसके अंतर्गत यहां पर ले आते हैं। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है वो यहां पर इन्फोर्सेबल हो जाएगी, मतलब फिर पार्टीज जो है वो इसको यहां पर जरूर फॉलो करेंगी। तो ये चीज जो है वो यहां पर आपको देखने को मिला। However, the election commission argues against making it legally binding। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि हम इसको लीगली बाइंडिंग जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना ये था कि इलेक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम और क्लोज टू 45 डेज, मतलब कि इलेक्शन वगैरह जो होते हैं वो 45 दिनों में लगभग यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट होने चाहिए। एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स टिपिकली टेक लॉन्गर, देयरफॉर इट इज नॉट फिजिबल टू मेक इट इन्फोर्सेबल लॉ। सब लोग बोलते हैं कि एमसीसी जो है उसको यहाँ पर क्या करो भाई, थोड़ा इन्फोर्सेबल कर दो, ताकि यहाँ पर कोर्ट वगैरह भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन अभी हमने आर्टिकल 329 में बोला था कि इलेक्टोरल मैटर में जो कोर्ट है वो यहाँ पर बार है ना, मतलब उसमें यहाँ पर क्या है कि उनका कोई इंटरवेंशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो वही बात इलेक्शन कमीशन ने बोली कि अगर यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम कानून के तहत लेकर आएंगे, फिर केस बनेंगे तो फिर ये कोर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, और फिर क्या होगा कि जो इलेक्शन की पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पर क्या होगी कि वो बहुत बढ़ जाएगी, और इसी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि हम इसको इन्फोर्सेबल जो है वो कानून के माध्यम से यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, एमसीसी को इन्फोर्स करने के लिए, एमसीसी को पॉपुलर करने के लिए एक हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कि यहाँ पर 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको भारत के देखने को मिलेंगे, इनका नाम क्या है, टीएन सेशन, ठीक है, ये 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिनका नाम था टीएन सेशन। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण, और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वर्किंग को और एफिशिएंट बनाने में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो याद रखिएगा ये 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और इनका नाम टीएन सेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी कुछ साल पहले ही इनकी यहाँ पर डेथ हुई है, और इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर बता दी। तो इलेक्शन कौन करवाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ कर ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो इलेक्शन अभी यहाँ पर हुए थे उनके रिजल्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीट है, ठीक है। अब क्या होता है कि कई सारी सीट्स वगैरह ऐसी होती हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि उसके रिजल्ट वगैरह लेट आते रहते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट है ना, जो इलेक्शन के अगले दिन यहाँ पर न्यूज़पेपर में आई थी, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट पार्टीज थी जिनके बीच में आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा। एक तो बीजेपी था या कंपटीशन देखने को मिलेगा, और एक समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे वो थे श्री अखिलेश यादव, और बीजेपी ने अपना जो सीएम फेस था वो योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बीजेपी ने जीती 273 और समाजवादी पार्टी ने जीती 125। अगर टोटल वोट शेयर के बारे में बात करेंगे तो बीजेपी को मिला 44% वोट शेयर और समाजवादी पार्टी को मिला 36.5। मतलब आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है उसकी जो टोटल सीट्स हैं वो यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई दी, है ना। इनको नुकसान किससे हुआ, इनको नुकसान हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस से और बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। इन लोगों से इनको नुकसान आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो 2 सीट पे ही निपट गई और बहुजन समाज पार्टी 1 है। तो इनकी तरफ से जो है वो कंपटीशन देखने को नहीं मिला, और इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने बहुत सारी सीट जो है वो यहाँ पर जीती हैं। पंजाब में अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया 117 यहाँ पर टोटल सीट्स थी। आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने जो है वो यहाँ पर 92 सीट्स यहाँ पर जीती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी वगैरह इन सबको यहाँ पर नुकसान हुआ है, और आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी यहाँ पर जो आपको देख सकते हैं कि पार्टी निकलकर पंजाब में देखने को मिली है। फिर उत्तराखंड में अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में जो है वो 70 आपको टोटल सीट्स देखने को मिलेंगी, और बीजेपी ने यहाँ पर जो है वो 47 सीट्स जो है वो यहाँ पर जीती, मतलब क्लियर कट मेजोरिटी आपको देखने को मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मणिपुर में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि मणिपुर में जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी है, वो 60 है। तो 60 में अगर आप देखोगे तो बीजेपी ने यहाँ पर 32 अकेले यहाँ पर जीत ली हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अकेले यहाँ पर जो है वो सरकार इन्होंने यहाँ पर बना ली है।
गोवा में केस यहां पर क्या हुआ था कि गोवा में जो टोटल सीट्स हैं वो है 40, है ना, और अगर आपको यहां पर क्लियर कट मेजोरिटी यहां पर चाहिए तो आपको 20 से ज्यादा सीट जीतनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी ने यहां पर कितनी सीट जीती? बीजेपी ने यहां पर 20 सीट जीती, कांग्रेस ने यहां पर 12, आम आदमी पार्टी ने 2। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो अदर्स आपको देखने को मिलेंगे ना, इन अदर्स ने बीजेपी को सपोर्ट यहां पर कर दिया, तो बीजेपी की सरकार जो है वो गोवा में भी आपको बनती हुई दिखाई दी। तो फिर ये देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन का माहौल था, है ना। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और उसके बाद दूसरे जो यहाँ पर पार्टी के लीडर्स वगैरह हैं वो आपके साथ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये है रिजल्ट के बारे में कि कहां पर कौन सी पार्टी है जिसने यहाँ पर कितनी सीट्स वगैरह जीती थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बात करेंगे कि कुछ जो प्रोमिनेंट यहां पर लीडर्स थे जिनकी हार हुई है ना। जैसे इस इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो कई सारे इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं वो इलेक्शन यहां पर हार गए। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो यहां पर हारे हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो ये है केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है, ये डेप्यूटी सीएम आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश के, मतलब कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम थे, ठीक है। एक टाइम पीरियड पर इनको जो है उत्तर प्रदेश का सीएम उम्मीदवार भी यहां पर माना जा रहा था पहले, लेकिन ये इलेक्शन यहां पर हार गए। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक है, इनके बीच बहुत ज्यादा यहां पर जो है आप ये कह सकते हैं कि बहुत कमेंट वगैरह जो है वो इलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा देखने को मिले, इनकी भी यहां पर हार हो गई है। फिर संजय सिंह हो गए, अजय कुमार लल्लू, ये सब प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये इलेक्शन में यहां पर हारते हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड मतलब बहुत ही शॉकिंग यहां पर रिजल्ट निकल कर आया। पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, जो कि यहां पर चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, उनकी जो सीट है वो यहां पर अपनी सीट नहीं बचा पाए। मतलब जो उत्तराखंड है वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या हुआ कि बीजेपी को 47 सीट्स यहां पर मिली हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो यहां पर इलेक्शन हारते हुए दिखाई दिए। हरीश रावत जी जो कि पहले यहां पर चीफ मिनिस्टर भी थे, कांग्रेस के एक महान लीडर आपको देखने को मिलेंगे, इनकी भी यहां पर इलेक्शन में हार हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब लोग यहां पर हारे हैं। उसके बाद जो हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे श्री मनोहर पारिकर जी, उनके बेटे हैं उत्पल पारिकर, ये इंडिपेंडेंट से यहां पर लड़ रहे थे पणजी से, तो इनकी भी यहां पर हार हुई है। फिर उसके बाद अमित पालेकर, ठीक है, आम आदमी पार्टी से इन्होंने यहां पर इलेक्शन लड़ा था, ये भी यहां पर आपको हारते हुए दिखाई दिए। तो काफी सारे प्रोमिनेंट जो लीडर्स हैं उनकी यहां पर आपको हार देखने को मिली है। अब इसी तरीके से अगर आप पंजाब में देखोगे तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू, ठीक है, फिर उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, कांग्रेस में जो है वो बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में यहां पर बवाल भी मचा था बीच में, ये दोनों यहां पर हार गए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो विक्रम सिंह मंजीतिया, प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल, ये सब जो है प्रोमिनेंट लीडर हैं, ये भी पूरी तरीके से यहां पर इलेक्शन में आपको हारते हुए दिखाई दिए। तो ये सारे के सारे पंजाब के प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिनकी इलेक्शन में यहां पर हार हुई। मणिपुर में अगर आप देखोगे तो यहां पर हैं यमनम जय कुमार सिंह, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर ये एनएल सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये लोग भी यहां पर आपको हारते हुए दिखाई दिए। तो मतलब काफी सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिनका लग रहा था कि भाई ये लोग वहां उस पर्टिकुलर स्टेट में काफी इंपॉर्टेंट जो रोल है वो यहां पर प्ले करने वाले हैं, लेकिन उनकी इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो सबसे शॉकिंग जो है वो यहां पर पंजाब में देखने को मिलेगा, जिसमें कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, है ना, फिर उसके बाद बादल फैमिली जो आपको देखने को मिल रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, ये सब लोग आपको यहां पर हारते हुए दिखाई दिए। और आप ये कह सकते हैं कि आगे पंजाब में किस तरीके से इन पार्टीज का यहां पर रोल होने वाला है, इसके ऊपर भी काफी संकट जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है कि पॉसिबल नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, अब तो यहां पर क्या है कि चीजें फाइनल हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो है वो यहां पर यूपी के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो भगवंत मान, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, एक कॉमेडियन थे ये, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियन, लेकिन अब यहां पर क्या है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, इनका नाम है भगवंत मान, ठीक है, नाम याद रखने। गोवा के चीफ मिनिस्टर पहले भी प्रमोद सावंत थे, अब इनको यहां पर बोल दिया गया कि आपको हम दोबारा चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे इनका नाम है प्रमोद सावंत। फिर उसके बाद मणिपुर में जो है एन बीरेन सिंह जी को बोला गया है कि भाई आप दोबारा यहां पर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो एन बीरेन सिंह जो है वो यहां पर चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देंगे। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क यहां पर लग रहा था वो ये लग रहा था कि जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो कौन बनेंगे। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, मतलब आई वाज क्वाइट श्योर कि यहां पर पुष्कर सिंह धामी जी को जो है वो यहां पर दोबारा मौका दिया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके की सिचुएशन यहां पर बनी थी, उसके बाद अगर आप देखोगे तो काफी जो है बीजेपी को यहां पर यूनाइट करने के लिए इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा था। अब पुष्कर सिंह धामी जी जो है इनको दोबारा चीफ मिनिस्टर के लिए यहां पर इलेक्ट किया गया, लेकिन अब ये अपनी सीट तो हार गए हैं, तो अब यहां पर ये कैसे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो याद रखिएगा यहां पर क्या है कि 6 महीने में, ठीक है, 6 मंथ में जो है इनको जो यहां पर आप विधानसभा देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, वहां पर इनको मेंबर बनकर आना है। ठीक है, अगर 6 महीने में ये किसी भी सीट से जो आपका विधानसभा है उत्तराखंड की वहां पर मेंबर नहीं बनेंगे तो फिर इनको अपनी गद्दी यहां पर छोड़नी पड़ेगी। अदरवाइज यहां पर क्या है कि अगर वो बनकर आ जाते हैं तो यहां पर क्या होगा कि इनका जो सीएम टेन्यूर रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा और डेफिनेटली यहां पर किसी ना किसी सीट से जीतकर आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ये थे आपके जो यहां पर लीडर्स हैं जो यहां पर इलेक्ट किए गए हैं,
और जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया उनके बारे में मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट एनालिसिस जो कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हुए 2022 के, इसके बारे में मैंने आपको चीजें बताई हैं। बहुत ज्यादा इसमें आपको क्रूशियल नहीं होना है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना है, बस थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन से राज्य में किस तरीके से इलेक्शंस हुए और वहां पर जो रिजल्ट वगैरह आपको देखने को मिला वो किस तरीके से देखने को मिला है। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई यहां पर इस तरीके का एनालिसिस वाला वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स जो हिंदी यूट्यूब चैनल है वो भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जहां पर पूरा कंटेंट और एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी भाषा में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी यहाँ पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्टार्ट कर सकें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस यहाँ पर होती हैं वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग उसको भी विजिट करें और आज से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बहुत ही न्यूट्रल एनालिसिस जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का यहाँ पर देखने को मिले। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।